हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग जकास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आप ही के क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अभी इसके नाम में बहुतों को डाउट होगा, सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेंड मतलब तो समझ में आ गया दोस्त, एंड फो मतलब, तो फो मतलब होता है अंग्रेजी में बोलूं तो एनिमी और हिंदी में बोलूं तो शत्रु, दुश्मन। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मित्र है और शत्रु भी है। कैसे है, दो एक इंसान जो हमारा दोस्त हो वो हमारा शत्रु कैसे हो सकता है, तो वही डिस्कस करेंगे। ये पूरा चैप्टर पढ़ा है वो डिस्कस करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म कहां पे होते हैं, प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे ही चारों तरफ होते हैं, प्रेजेंट अराउंड अस, बट हमारे ही चारों तरफ होते हैं। अब बहुत बोलेंगे कि सर हम तो देख नहीं पाते उनको। हाँ, आपके ही चारों तरफ होंगे बट वी कांट, पर हम नहीं देख पाएंगे उनको। कैसे, वी कांट सी देम इन नेकेड आई, खाली आंख से हम नहीं देख सकेंगे जो नॉर्मल आई होता है। तो किसके सहारे देख पाएंगे, वी कैन सी देम, वी कैन सी देम, हम उनको देख सकते हैं। कैसे, थ्रू माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है सर, सुनो, तुमने अगर कभी क्लिनिक में गए होगे तो वहां पे जो पैथो वाला होता है जिससे वो ब्लड टेस्ट करता है, वो जो देखता है ना ऐसे आंख करके डॉक्टर लोग देखते हैं वहां पे, वैसे ही चीज को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो हम इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। माइक्रोस्कोप कैसा होता है, जो पैथो में होता है जिससे ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे चीज भी ना, वो ब्लड टेस्ट वाले भी क्या देखते हैं, तुम्हें क्या लगता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही देखते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत से पॉइंट हैं। क्या क्या है, पहले एक एक्टिविटी दिया गया है, तुम्हारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तभी तुम इस एक्टिविटी को कर सकते हो। हमें क्या लेना है, एक सड़े हुए ब्रेड का टुकड़ा लेना है, जो व्हाइट व्हाइट हो जाता है ब्रेड में, जब वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, गंदी स्मेल आती है उसमें से, तो उसको अगर तुम एक पावरफुल लेना, वो कंपास में जो फ्री आता है उसमें भी कुछ खास नहीं दिखता, तो पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास में जब तुम देखोगे उसको तो तुम्हें क्या दिखेगा, मान लो ये एक ब्रेड है, यहाँ पे व्हाइट हिस्सा कोई पे है ना, ऐसे राउंड सर्किल टाइप का ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखेगा वहां पे, वो तो व्हाइट दिख रहा था, पर जब मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखेंगे तो वहां पे कुछ ब्लैक राउंडेड ऑर्गेनिज्म होगा, और वो ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, फंगाई होता है। वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फंगाई। और फंगाई क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इवन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी के लिए भी ना उसका एक सेपरेट ब्रांच होता है। तो कितना बड़ा ब्रांच होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने सारे होंगे, तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो। पर सर उतना तो हम नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आपका क्लास 8 है, उसमें भी साइंस में उतना कुछ नहीं है। पर क्या है, मेजर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो चार हैं, देयर आर फोर मेजर टाइप ऑफ, चार मेजर टाइप ऑफ क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, माइक्रोब्स। माइक्रोस्कोप में सिर्फ दिखते हैं इसलिए छोटे छोटे माइक्रो साइज के होते हैं, इसलिए माइक्रोब्स इनका नाम पड़ा। तो कौन कौन से होते हैं, पहला तो बैक्टीरिया, क्या होता है, बैक्टीरिया। दूसरा कौन सा, ब्रेड में जो होता है, फंगाई या फिर फंगी हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड प्रोटोजोआ, क्या है, प्रोटोजोआ। और चौथा कौन सा है, ये कहां पे होता है बता देता हूं, आल्गे। ये कहां पे होता है, पॉन्ड जो होते हैं, लेक्स देखोगे जो ग्रीन कलर होता है, चाहे वो समंदर हो, नदी हो, जब पानी ग्रीन दिखता है ना, वो ग्रीन कलर इस आल्गे की वजह से होता है, आल्गी की वजह से। क्लियर है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर कोरोना वायरस जो है आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, वो वायरस क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। हाँ, वो वायरस कैटेगरी के अंदर आता है। सर वायरस इसमें से कौन से कैटेगरी में आता है?
मेजरली इनको जो 4 किया गया है उसमें वायरस नहीं है, तो ये इसमें से किसके अंदर आता है? नहीं, इसके अंदर भी नहीं आता है। वायरस इन चारों से अलग है, फिर भी उसमें पता नहीं आपके बुक में क्यों 5वीं कैटेगरी नहीं दी गई है, और 12th तक भी उसको 5वीं कैटेगरी तुम्हें नहीं देना है। क्लियर है? अभी इन चारों को पढ़ो। वायरस के लिए इसके बाद मैं थोड़ा बता दूंगा, जितना बुक में है बहुत कम है। सो बिफोर आई मूव टू वायरस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी क्या देखेंगे? वायरस। वायरस थोड़ा बता देता हूं, उससे कौन कौन से डिजीज होते हैं। अभी तो ट्रेंड में चल रहा है उसी से रिलेटेड डिजीज, जिसका नाम है कोविड। वो भी लिख सकते हो ऐसे एग्जाम्पल। इट रिप्रोड्यूस, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है पता है? रिप्रोड्यूस इनसाइड, ये किसी के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। किसके? इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है सर? ये किस ऑर्गेनिज्म है? जैसे बकरी भेड़ ऐसा कुछ है? नहीं, होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? ये वायरस जो है ये जिसके अंदर रहेगा, ये अकेले ऐसे सेपरेट होके नहीं रहता, ये किसी के अंदर एक रहेगा। जैसे हमें अगर मान लो ये कौन कौन सा डिजीज करता है पहले बता देता हूं, उससे तुम रिलेट कर पाओगे। डिजीज कॉस्ट, तो पहला सिंपल है, कौन सा? कोल्ड। इससे चिकन पॉक्स भी होता है, चिकन पॉक्स। और क्या होता है? कोविड-19। ये कोविड-19 असल में डिजीज का नाम नहीं, एक फुल फॉर्म है इसका, कोरोना वायरस डिजीज ऑफ द ईयर 2019 को कोविड-19 यहां पे बोल दिया गया है, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। और क्या क्या होता है इससे? इन्फ्लुएंजा होता है, कॉफ होता है, क्या होता है? और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, कॉफ, ये बड़ा डिजीज है इन्फ्लुएंजा। थोड़ा कॉफ मतलब खांसी होना। क्लियर है? ये सारे डिजीज होते हैं। तो मान लो आपको कोल्ड हुआ, तो इसमें क्या होता है? ये वायरस आपके अंदर, बॉडी के अंदर जाएगा, तो उस केस में ये होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन हुए? वायरस जिसके बॉडी के अंदर है। मान लो कुत्ते को भी कोल्ड होता है, तो उसके अंदर भी गए, तो होस्ट कौन है? कुत्ता है। आपके अंदर अगर ये चला गया तो होस्ट कौन है? आप हैं। तो ये जिनके अंदर रहता है ना, उसी के अंदर ये रिप्रोड्यूस करता है। मतलब क्या करता है? अपना बच्चा बहुत से पैदा करेंगे और बढ़ जाएंगे आपके बॉडी के अंदर, इतनी मात्रा में बढ़ जाएंगे कि आपको तंग करेंगे, जिससे आपको बुखार होगा, बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, आप जो छींक लोगे, स्नीच करोगे, क्यों? उस वायरस की वजह से, उसी के वजह से आप स्नीच करोगे। और एक परमानेंट डिजीज होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इंडिया को फिलहाल इससे फ्री बोला गया है। क्या है इस डिजीज का नाम? पोलियो। पोलियो क्या है? परमानेंट डिजीज है, इससे छुटकारा मिलना असंभव है। अगर एक बार हो गया ना तो इससे छुटकारा नहीं मिलता। जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं ये पोलियो के कारण चलते हैं। आजकल इंडिया को पोलियो फ्री घोषित किया गया है, क्योंकि इसका जो वैक्सीन, वो बोलते हैं पोलियो 2 बूंद जिंदगी का, जो एडवर्टाइजमेंट आता है, तो इंडिया के सारे बच्चों को पोलियो दे दिया गया, और वो जिसने खाया है उसको पोलियो होने के चांसेस पूरा ना के बराबर है। दैट वैक्सीन इज 100% एफिशिएंट। वो डिजीज बहुत खतरनाक है, पर उसका जो वैक्सीन है ना, वो भी उतना ही असरदार है। तो इसलिए पोलियो फ्री इंडिया आज कैंपेन चल रहा है, और जो कि सक्सेसफुल भी हुआ है। तो वायरस से ये डिजीज होते हैं, पहले आप इसको नोट करो। उसके बाद हम किसका डिजीज पढ़ेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कौन कौन सा डिजीज करता है? तो पहले तो आपने एक वर्ड सुना होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें क्या क्या आता है? टाइफॉइड। क्या आता है? टाइफॉइड। टाइफॉइड ये पानी, गंदा पानी पीने से, पानी के द्वारा ट्रांसमिटेड एक डिजीज है। और होता है एक पूरा भयंकर डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस। कैंसर जितना भयंकर भी नहीं है, पर उतना छोटा डिजीज भी नहीं है, जिसको टीबी बोलते हैं। किसमें? शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्या आता है? प्रोटोजोआ। इसमें क्या होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में पहला तो लिखो, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, मलेरिया। इट्स कॉमन इन एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया। तो पहला क्या होता है? मलेरिया। और क्या कॉज करता है प्रोटोजोआ? और क्या? डिसेंट्री, ये भी पानी से रिलेटेड डिजीज है, डिसेंट्री। क्लियर है? सारे डिजीज के नाम आपको याद हो जाने चाहिए।
बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ सकता है कि बैक्टीरिया का डिजीज बताओ या फिर टाइफॉइड किस के वजह से होता है, ऐसा भी बोल सकता है। हाँ, अब बहुत से बच्चे क्या बोलेंगे, सर फंगाई के रिलेटेड कुछ डिजीज, फंगल इन्फेक्शन लिख सकते हो, बुक में नहीं दिया है इसलिए मैंने भी नहीं लिखा है। इसमें क्या होता है, हमें खुजली होता है ज्यादातर जब आपके जॉइंट्स में कहीं पे अगर जाम हो रहा है कुछ क्या डर्ट पार्टिकल्स, तो आपको खुजली हो सकता है, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। बुक में नहीं दिया है तो नहीं लिखवा रहा हूं, पर जान लो, अगर कोई बोले फंगाई से कौन सा डिजीज होता है तो फंगल इन्फेक्शन लिख देना। क्लियर है? अरे कोई भी अगर नहीं पता चले ना डिजीज का नाम, बैक्टीरिया से क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस से क्या होता है बोलने से वायरल इन्फेक्शन, ये तुम छाप सकते हो। हाँ, पर किस कंडीशन में, अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है एग्जाम हॉल में, पर ना नाम याद करके लिखोगे उसमें फुल मार्क गारंटी है, पर ये लिख के आ जाओगे ना तब भी मार्क्स पूरा तो नहीं कटेगा यार, कुछ तो मिल जाएगा, आधा नंबर तो मिल जाएगा, वो भी बाद में राउंड अप हो जाता है, तुम्हें पता है सीबीएसई में। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं अभी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर 4 तो पढ़े। हाँ, अभी सेल के कैटेगरी में पढ़ेंगे, सेल के हिसाब से। तो पहला होता है सिंगल सेल्ड, जिसमें एक सेल होता है, सिंगल सेल्ड, एक सेल वाला। हम कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है, ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनका एक सेल से भी काम चल जाता है। एक सेल में कौन कौन आएंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, और क्या आ गया, प्रोटोजोआ, फंगाई आएगा, नहीं है, फंगी नहीं आएगा, फंगी नहीं आएगा, और इसमें और क्या आएगा, सम आल्गे, कुछ आल्गे, सारे नहीं, सम मतलब बहुत कम, कुछ मात्रा में आल्गे इसमें आएंगे। और क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर, मतलब एक से ज्यादा सेल जहां पे होंगे। तो मल्टी सेल्यूलर में कौन कौन आएंगे, मैनी आल्गे, बहुत सारे आल्गे इसमें आते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल में आते हैं। क्लियर है? ज्यादातर आल्गे अगर इन जनरल पूछा जाए, मान लो एमसीक्यू में, नहीं पूछना चाहिए, पर बाय मिस्टेक अगर ट्रिक करके दे दिया कि इन व्हिच कैटेगरी मैनी आल्गे कम, तो आप क्या लिखना, सिंगल सेल नहीं मल्टी सेल में लिखना। पर अगर कुछ आल्गे दोनों अगर नहीं है ऑप्शन में, तो आप सिंगल सेल भी लिख सकते हो और मल्टी सेल्यूलर जो होगा ऑप्शन में वो लिखना। तो मैनी आल्गे, और क्या आता है, फंजी, फंजी आता है। क्लियर है? अब क्या पढ़ेंगे कि ये कहां पे लिखते हैं, वेयर डू दे लिव, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहां पे हैं। तो इनका लाइफ अलग ही प्रकार का होता है, इनका जो सहने का पावर है वो भी अलग ही प्रकार का होता है। इन नेक्स्ट लेवल ओपी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओपी इन द चार्ट्स, तो इससे ओवर पावर्ड, ये लोग ओवर पावर्ड है। एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बहुत बदतर से बदतर कंडीशन में भी ये रह जाएंगे। इवन कहीं पे आग जल रहा होगा ना, यहीं पे भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जहां से लावा निकलता है, जहां से लावा निकलता है, ज्वालामुखी, उसमें भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं। सुनो, जहां पे कोई पहुंच नहीं पाया वहां पे भी माइक्रोब्स रहते हैं उसके अंदर। सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, सो ये कहीं पे भी रह सकते हैं। सो दे प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ये चारों और होते हैं, कहीं भी होते हैं। और ये एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन से हैं, एक्सट्रीम कोल्ड टू एक्सट्रीम हॉट, अंटार्कटिका जहां पे इंसान जाम हो जाता है, रह नहीं पाता है परमानेंटली, वहां पे भी माइक्रोब्स रह जाते हैं। तो वो एक्सट्रीम कंडीशन लिख लो, एक्सट्रीम कोल्ड टू एक्सट्रीम हॉट, कोल्ड टू एक्सट्रीम हॉट। और क्या, डेजर्ट टू मार्शी लैंड, वो चाहे रेगिस्तान हो जहां कड़कड़ाती हुई गर्मी हो, या फिर मार्शी लैंड जहां पे भयंकर वाली बारिश हो, ये दोनों जगह पे रह सकते हैं। ये इनकी खासियत है, खूबियां हैं, इसलिए इन्हें हम चारों ओर कहीं पे भी ये हमें मिल सकते हैं। क्लियर है? और एक बात मैं बता देता हूं कि जो माइक्रोब्स होंगे ना, ये हार्मफुल है, पहले नाम पे ही आगे फ्रेंड्स, हेल्पफुल है इसलिए फ्रेंड्स बोले, दोस्त जो हमारे काम में आएगा। फो मतलब दुश्मन, जो हमसे लड़ाई करेगा, मतलब हमारे लिए हानिकारक भी है। माइक्रोब्स तो
सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक भी होता है। क्लियर है? सो हम वही डिस्कस करेंगे कैसे हेल्पफुल है और कैसे हार्मफुल है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे मैंने बोला फ्रेंडली फो दोनों है, तो पहले फ्रेंडली नेचर डिस्कस करेंगे। पहले वो क्या क्या एहसान करते हैं, क्या क्या मदद करते हैं हमें, फ्रेंडली कितने होते हैं। तो उसमें पहला क्या आएगा, हेल्प इन मेकिंग। ये कुछ बनाने में हमें हेल्प करते हैं। क्या क्या बनाने में? कर्ड बनाने में, मतलब दही। दही शक्कर खा के जो शुभ काम में बहुत लोग निकलते हैं, वो वाला दही बनाने में कौन मदद करता है? कौन? हमारे माइक्रोब्स। और क्या? केक एंड ब्रेड। ब्रेड जो होता है वो भी बिना माइक्रोब्स के नहीं बन सकता। कौन सा माइक्रोब्स बोलोगे? ईस्ट यूज होता है। केक में कौन सा? ईस्ट। कॉर्ड में कौन सा? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया बहुत मदद करता है। देखो, बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। जो कंपोस्ट होता है, जिसका काम क्या होता है, एग्रीकल्चर में मैन्योर की तरह यूज होता है, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उसके फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया क्या करता है? हेल्प करता है। और क्या करता है? फिक्स नाइट्रोजन। फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स करता है। कौन सा बैक्टीरिया? मैंने नाम बताया है, 6 में भी बताया, 7 में भी बताया, कल भी जिक्र कर रहा था जब मैं तुम्हें पिछले वीडियोस में भी मैं जिक्र कर रहा था। तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 वो नहीं देखा तो वो भी जाके देखो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो भी जरूर देखना। कौन सा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8 साइंस, चैप्टर नंबर 1 बाय जकास। कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम। जिन जिन को पता था कमेंट में बताओ मुझे कि सर मुझे पता था। क्लियर है? चलो, तो ये हेल्प करते हैं। अब हार्मफुल नेचर क्या है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो कर्ड और ब्रेड में ना कैसे हेल्प करता है थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कर्ड एंड ब्रेड। तो जो दही बनता है, दही में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। तो मिल्क में जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ये रिप्रोड्यूस करके बढ़ जाता है और दूध को क्या बना देता है? दूध को दही बना देता है। क्या बना देता है? दही बनाता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट, इडली डोसा। इडली डोसा। तो इडली डोसा बनाने से पहले उसका बैटर बनाया जाता है। बैटर समझते हो? नहीं समझते तो मम्मी से पूछो बैटर क्या होता है। इडली डोसा बनाने से पहले जो व्हाइट सा होता है, जिसको तवा में डाल के डोसा और फ्रेम में डाल के इडली बनाया जाता है, वो बैटर कैसे बनता है? फर्मेंटेशन। किससे बनता है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। और ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस कौन करवाता है? ईस्ट। कौन कराएगा? ईस्ट करवाएगा। और कौन से जगह पे ये यूज हो सकता है? और एक जगह है ब्रेड, जैसे कि मैंने लिखा है, उसका एग्जाम्पल भी है, उसका एक्टिविटी भी है, अभी मैं बताऊंगा जो तुम्हें। ब्रेड में भी ईस्ट का यूज होता है। तो कैसे इसका एक्टिविटी? तो एक्टिविटी में क्या बोला है, आपको एक आटे का डो प्रिपेयर करना है। आटे का पाउडर लोगे, उसको पानी में गूंद दोगे, फिर क्या होगा, वो बन जाएगा डो, जिसको हम डो बोलते हैं। तो उस डो में गूंदने के टाइम आप थोड़ा ईस्ट पाउडर भी डाल देना। तो ईस्ट पाउडर डाल दोगे और उस डो बनने के बाद उसको अगर ढक के तुम रख दोगे 5-6 घंटे तक, तो वो डो जब तुम फिर से आके देखोगे तो देखना कि वो थोड़ा फूल गया होगा, जैसे तुम छोड़ के गए होगे अगर ईस्ट पाउडर तुमने यूज किया है अच्छे अमाउंट में गूंदने के टाइम। तो जब खोलोगे कैसा फूल गया होगा। तो वो फूलने पर क्या होता है, उसके अंदर, वो डो के अंदर, वो आटे के अंदर एयर बबल्स रह जाते हैं, जो ब्रेड के अंदर भी होता है। ब्रेड के अंदर छेद छोटा 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 नहीं होता, जहां पे एयर बबल्स होते हैं। ऐसे अगर हम प्रेस कर देते हैं तो वो फिर दब जाते हैं, वैसे वो फूल जाता है ब्रेड। क्यों? ईस्ट के वजह से। क्या प्रोसेस होता है? फर्मेंटेशन। क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कमर्शियल यूज क्या होता है? यूज टू मेक
सॉरी ये थोड़ा गलत लिख रहा है, चलो अच्छे से फिर लिख देता हूं। मैक क्या क्या बनता है? अल्कोहल, शराब। ये सैनिटाइजर में भी यूज होता है। शराब का मीनिंग वाइन, वाइन एटसेट्रा। इनको ही सर क्यों कमर्शियल यूज बोला गया? ये बहुत प्राइस में बिकते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, गवर्नमेंट को बहुत टैक्स मिलता है, तो ये कमर्शियल यूज है, पैसे कमाने के लिए। गवर्नमेंट भी पैसे कमाता है, जो बनाता है वो भी कमाता है, जो बेचता है वो भी कमाता है। लुटता किसका है? जो पीता है। तो कौन यूज होता है यहाँ पे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। और कहां पे यूज होते हैं? तो देखो पहले बात तो ये है कि माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन ऑल्सो प्रेजेंट इन कहां पे प्रेजेंट होते हैं वो पहले एक देख लेते हैं कि नेचुरल शुगर मतलब नेचर से जो शुगर बनता है, वो जो हम खाते हैं सर वो भी तो नेचर से मिलता है? नहीं, वो मशीन के थ्रू उसको शुगर बनाया जाता है। नेचुरल शुगर मतलब जो नेचुरली मीठा होता है। तो तुम जब चावल खाते हो वो मीठा होता है। सर कहाँ मीठा होता है? नॉर्मल टेस्ट ही तो आता है जो व्हीट होता है। नहीं, उसमें थोड़ा मीठापन होता है, इसलिए हम खा पाते हैं, वरना करेला की तरह लगता, मीठा नहीं होता तो कड़वा लगता। क्लियर है? नेचुरल शुगर ऑफ ग्रेन्स, तो वो सब नेचुरल है। ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस एटसेट्रा। तो किसमें? गेहूं में, चावल में होता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फिर से एक एक्टिविटी देखोगे। उस एक्टिविटी में तुम्हें एक ग्लास पानी लेना है और उसमें क्या करना है? 2-3 चम्मच क्या करना है? 2-3 चम्मच चीनी मिला देना है। मैं यहां पे लिखते लिखते समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखो, शुगर प्लस वाटर, तो क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन। इसमें क्या करना है? सर चीनी पानी मिल के पी देना है? नहीं, नहीं पीना है। इसमें थोड़ा ईस्ट पाउडर कहीं से एक जुगाड़ लगाओ। घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो खरीद लाओ। अगर खरीद सको तो, मैं नहीं बोल रहा हूं जबरदस्ती खरीदो, सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर जिनके घर में है जरूर ट्राई करना। यहां पे क्या करना? ईस्ट पाउडर। सर आप बता देते तो। सुनो, मैं कर दूंगा, तुम्हें इसका फील नहीं आएगा। ऐसा क्या फील है? समझो क्या फील आता है। ऐसा हो गया ये। इसको आप ढक देना है। क्या करना है? ढक देना है। और कीप इन वार्म प्लेस, गर्म जगह पे, फ्रिज के अंदर मत डालना, वार्म प्लेस फॉर 6 to 7 आवर, या फिर एक दिन रख देना। मैं बोलता हूं घर में उतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि पता है घर के अंदर उतना गर्म थोड़ा नहीं होगा। तो सर आगे में डाल दे, नहीं डालना, मत डालना, वो काम मत करना। इसको नॉर्मली जगह पे रख देना, थोड़ा टाइम बढ़ा देना। पर जब तुम ढक्कन खोलोगे तो तुम्हें कौन सा स्मेल आएगा पता है? अल्कोहलिक स्मेल, शराब का स्मेल आएगा। सैनिटाइजर में थोड़ा परफ्यूम यूज कर रहे हैं, जो बिना परफ्यूम का सैनिटाइजर है प्योर, उसका स्मेल सूंघना। जो घटिया वाला शराब का स्मेल है ना, वो आने वाला है। क्लियर? तो वो स्मेल से हमें क्या पता चलता है कि ईस्ट शराब कैसे बनाता है? किसको? शुगर सॉल्यूशन को। तो यहां पे क्या पता चल रहा है? सुनो, जो व्हीट होता है, ये जो शराब, अल्कोहल, वाइन किससे बनता है बोल रहे हो? वो ग्रेप्स से बनता है। ग्रेप्स क्या है? नेचुरल शुगर है, उसमें ईस्ट हो गए, थोड़ा ईस्ट मिला के उसको फर्मेंटेशन करके शराब बना रहे हैं, जिससे नशा लग रहा है लोगों को। क्लियर है? नेक्स्ट आई विल जस्ट डिफाइन यू 2 to 3 डेफिनेशन। इससे पहले इसी का पढ़ेंगे, कमर्शियल यूज का। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे मैंने बोला, एक डेफिनेशन लिखाऊंगा 2-3 लाइन का। क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ, कन्वर्ट करने का, किसका? कन्वर्शन ऑफ शुगर, चीनी को, किसमें? तो अल्कोहल, शराब में। इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यही प्रोसेस है फर्मेंटेशन। और एक लाइन में जोड़ के लिख दे रहा हूं, ये डेफिनेशन, डन बाय ईस्ट। कौन करता है? ईस्ट करता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस को ईस्ट करता है, अंजाम देता है फर्मेंटेशन वाले काम को। अब क्या है? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज। मेडिसिन में कैसे यूज होते हैं? शराब में यूज हुआ, सर इसमें फायदा कुछ तो लगा नहीं, पी के सर
बेकार में रोड में तमाशा करते हैं शराबी लोग। हाँ, पर जो कमाते हैं पैसा उनके लिए प्रॉफिट है ना बच्चों। शराब पीना नहीं, बेच रहे हैं ये लोग, पी नहीं रहे हैं, तो उनका फायदा हो रहा है। हाँ वो छोड़ो। तो यहाँ पे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक इंजेक्शन बोल सकते हो जो मेडिकल काम में यूज होता है। क्या? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किससे बनता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक्स आपने भी, आपको भी किसी डॉक्टर ने कभी बीमार पड़े होगे तो प्रेस्क्राइब किया होगा या फिर सुना होगा। यार एंटीबायोटिक नहीं सुना, मेडिकल फील्ड में जो जाना चाहते हैं उनको तो जरूर सुनना चाहिए एंटीबायोटिक नामक ये वर्ड। तो ये किससे बनता है? ये किससे बनता है? एंटीबायोटिक्स ये बनता है ज्यादातर बैक्टीरिया, जो मोस्ट माइक्रोब्स जो होते हैं। पहले तो यहां पे माइक्रोब्स लिख देता हूं, पर स्पेशली कौन से माइक्रोब्स से? पेनिसिलिन नहीं, एंटीबायोटिक्स। कोई टेबलेट भी हो सकता है एंटीबायोटिक का, कोई अलग इंजेक्शन हो सकता है अदर देन पेनिसिलिन। ये बैक्टीरिया और फंगी से मिलता है। किससे मिलता है? बैक्टीरिया या फिर फंगी से। और कुछ एंटीबायोटिक के एग्जांपल दे दो सर। तो सुनो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन, और क्या है? टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। ये दो एंटीबायोटिक्स का नाम है अदर देन पेनिसिलिन, अदर देन पेनिसिलिन। सो इसी के साथ तुम्हारा जो मेडिसिनल यूज था वो खत्म नहीं होता है, बस दवाई में खत्म हो गया। अभी वैक्सीन के बारे में मैं थोड़ा समझाऊंगा, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैक्सीन। मेडिसिनल यूज में ही आ रहा है ये। क्या है? वैक्सीन। वैक्सीन से अगर आप अवगत नहीं हो, आप थे कोविड के समय के बच्चे, तो आपको तो वैक्सीन सबसे पहले पता। न्यूज में चल रहा है ना चर्चा, कोविड की वैक्सीन की शॉर्टेज चलता रहता है, या फिर वैक्सीन दिया जा रहा है, बहुतों को दिया दे चुके हैं गवर्नमेंट, 15-20 करोड़ खत्म हो गए हैं वैक्सीनेशन। तो सुनो, वैक्सीन काम कैसे करता है? कैसे करता है? मान लो कोई डिजीज है, जैसे अभी का रिसेंटली लेते हैं एग्जांपल, मान लो कोविड, कोरोना वायरस डिजीज ऑफ ईयर 2019, कोविड-19। तो ये किससे हो रहा है? वायरस से। तो वैक्सीन में कैसे यूज होता है? वैक्सीन में ये लोग क्या करते हैं? यही वायरस का वीक कर देते हैं। क्या करते हैं? वीक मतलब कमजोर कर देते हैं। मान लो तुम हो, तुम्हें कैसे कमजोर किया जाएगा? तुम्हारा एक हाथ, एक पैर, या फिर कुछ एक तोड़ मरोड़ देंगे तो तुम कमजोर होगे। अब अगर तुमसे कोई छोटा 2 साल जूनियर होगा, वो हट्टा कट्टा होगा, तो कैसे? वो मार देगा उसको, तुम्हें पीट के हरा देगा, क्योंकि तुम्हारा मान लो एक पैर किसी का तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। अगर वो बहुत बड़ा रेसलर भी है ना, अगर उसके दोनों टांग, दोनों हाथ हमने तोड़ दिया, उसके मुंह का दांत तोड़ दिया और उसको कमजोर कर दिया, तो कोई भी उसे हरा सकता है। तो वैसे वायरस को भी जब वीक कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वैक्सीन बन जाता है। और यही वैक्सीन हमारे बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू, या फिर पोलियो कैसे 2 बूंद के थ्रू, ड्रॉप लिक्विड हो, इंजेक्शन हो, किसी भी फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिए तो अब क्या करेगा? हमारा बॉडी एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। बॉडी सो, ये तो पता होगा ना, बॉडी सो एंटीबॉडीज। नहीं पता तो फिर भी बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले ये लिखो, बॉडी सो एंटीबॉडीज टू फॉरेन पार्टिकल्स। तो फॉरेन पार्टिकल्स क्या है? ये जो जर्म्स है, ये जो डिजीजेस है, जो वायरस है, वो अगर अंदर गया तो वो अलग देश का, जैसे पाकिस्तान वाले जब भारत में आ जाते हैं तो भारत की सेना कूट देती है, मार देती है, वैसे ये पार्टिकल्स भी वायरस है। ये हमारे बॉडी के अंदर जाके कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे, कुछ गलत ही करेंगे। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर वाली सेना एंटीबॉडीज, आज उसको एंटीबॉडीज कहा गया है, वो आके इसके साथ लड़ाई करेगा। तो जैसे कि हमने देखा, ये वायरस को क्या किया गया है? वीक कर दिया गया है, कमजोर कर दिया गया है। तो आएगी और आसानी से पेल देगी, कूट देगी, पूरा अच्छे से कूट देगी। किसको? इस वैक्सीन को, मतलब ये वायरस को, जो कि वीकेंड फॉर्म में आया होगा। तो अब क्या, वो जो मर गया, हमारे बॉडी को पता चल गया कि वो कैसा होता है, वो कैसे कैसे अटैक कर देता है। मानो कोई बड़ा रेसलर है, उसका अगर हाथ पैर तोड़ भी दिया गया
तो तुम्हें पता तो चल सकता है वो कैसे कैसे अटैक करेगा, उसको कैसे हम मार सकते हैं, उसके ऊपर पूरा रिसर्च होगा हमारे बॉडी के अंदर, पूरा टीम बैठेगा मीटिंग में और सब रिसर्च करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। तो उनको पता चल गया कि उस वायरस को खत्म कैसे करना है, उनका एक एक्सपीरियंस हो गया, वो जान गए, वो एक बार हरा चुके उसको। तो दूसरी बार अगर उसका हाथ पैर नहीं टूटा है, अच्छे तरह से भी आएगा ना, तो हमारे बॉडी के सेना को पता होगा कि उसको मारते कैसे हैं। तो वो क्या करेगा, जब नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग वाला भी आएगा ना, तो उसको तोड़ के मार देगा। तो वैक्सीन हमें कैसे सेव करता है, इस तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया। ये इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए नहीं बोला, तो समझ जाओ। अगर नहीं समझे, वीडियो को फिर से बैक से देखो, फिर एक बार देखो, और जब तक समझ में नहीं आता देखो। मुझे लगता है एक बार में समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार देखने में क्या हर्ज है। वैसे भी हम 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ाते हैं, जो आसान बात नहीं है, वो भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, कुछ छोड़ते भी नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो सुनो, समझ गए वैक्सीन के यूज। वैक्सीन किसका होता है, पहले तो हमने पढ़ा था किसका, पोलियो का, हेपाटाइटिस का होता है। ये बचपन में तुम्हें भी इंजेक्शन बहुत सारे ठोके होंगे यार, जब तुम पैदा हुए थे ना, अपने मम्मी या पापा से पूछना, बहुत रोए होंगे भी, नहीं रोए तो इंजेक्शन तो दिए होंगे। पोलियो तुमने खाया होगा 5 साल तक, 5 या 3 साल तक, जितने साल तक भी तुम खाए होगे पोलियो, वो भी वैक्सीन है। और आजकल कोविड-19 के वैक्सीन जो 18+ को बस दे रहे हैं, बच्चों को भी दे दिए होंगे, क्या पता जब तुम वीडियो देख रहे होगे। तो अब तक ये हमें पता चल गया कि वैक्सीन का काम क्या होता है, वैक्सीन किस किस केस में दिया जाता है। इतना ही था वैक्सीन से रिलेटेड। सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीन का पता चल गया। क्या करते हैं, वायरस को या फिर यहाँ पे बैक्टीरिया भी आया तो उसको कमजोर कर देंगे, फिर अपने बॉडी में छोड़ देंगे, हमारा बॉडी उसको मार के हरा देगा। उसको पता चल जाएगा कि इसको हराते कैसे हैं। तो जिस बार स्ट्रॉन्ग वाला भी घुसेगा ना, तो हमारी सेना उसको क्या करेगी, कूट देगी और भगा देगी बॉडी में से। क्लियर है? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फिर से फ्रेंडली पार्ट पढ़ेंगे। फो जो है दुश्मन वाला पार्ट, वो थोड़ा लास्ट में है और कम भी है। तो सर ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, हाँ, इसलिए ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। बोलते हैं ना, जो भी अच्छा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बुरा करते हैं, पर अच्छा भी बहुत करते हैं, बुरा भी बहुत करते हैं। बोल सकते हो आज एक वायरस की वजह से पूरा दुनिया कितना स्ट्रगल कर रहा है, जीडीपी गिर रहा है। हाँ छोड़ो, वो बड़े क्लास की बात है। तो क्या बोला मैंने, इसका हेल्प पढ़ेंगे। तो पहला हेल्प कौन सा है, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी मतलब मिट्टी को फर्टाइल करना, खेती के उपयोगी करना, उसमें न्यूट्रिएंट भर देना। ये कैसे करता है, फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है, सॉइल नाइट्रोजन की चिंता से तो बाहर हो जाता है। एक चीज उसको माइक्रोब्स के वजह से मिल जाती है। और ये काम कौन करता है, राइजोबियम। कौन करता है, राइजोबियम। क्लियर है? और क्या करता है, फर्टाइल सॉइल, सॉइल को फर्टाइल करता है, फर्टाइल सॉइल। लिख दिए। नेक्स्ट और एक पॉइंट लिखेंगे, एक सॉइल वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, क्लीन एनवायरमेंट। क्या करेगा, अभी एनवायरमेंट को क्लीन करेगा। क्लीन एनवायरमेंट कैसे, तो सुनो, यहां पे एक्टिविटी दिया गया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 2 लाइन में जो बात समझा सकता हूं, वो एक पैराग्राफ का एक्टिविटी का क्या फायदा है, समझ गए। हमने प्रीवियस क्लासेस में 6-7 में वर्मी कंपोस्टिंग एक टर्म पढ़ा था, जिससे हम क्या कर रहे थे, कंपोस्ट बना रहे थे, मैन्योर बना रहे थे, जो खेत में, जो किसान के फील्ड में काम में आता है। तो वो किससे बनता था, एनिमल डंग। क्या है, वेस्ट है, जो हम छिलका, वेजिटेबल्स का छिलका फेंक देते हैं कचरा बोल के, वो क्या है, हमारे घर का वेस्ट है। तो उसको थ्रू द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डिग्रेड एनिमल वेस्ट टू, जो एनिमल वेस्ट था, जो कचरा था हमारे घर का, जो एनवायरमेंट को बस पल्यूट कर रहा था, उसको क्या किया इसने, डिग्रेड कर दिया। डिग्रेड वेस्ट टू मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग। ये नहीं लिखने से भी होगा, बाय वर्मी कंपोस्टिंग। मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि मैंने सब पढ़ाया है यार प्रीवियस। अभी आपके जूनियर्स जो हैं वो मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूं यही सब, वर्मी कंपोस्टिंग।
क्लियर है? कैसे एनवायरमेंट को क्लीन कर रहा है? जो एनवायरमेंट का कचरा था, जो एनवायरमेंट की गलत चीजें थी, उसको ये यूजेबल चीज में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम मैन्योर बोलते हैं, जिसको हम मैन्योर बोलते हैं। ऑल्सो मैन्योर इज हेल्पफुल इन फार्मिंग। और फार्मिंग देश का वरदान है यार, इसके बिना हमें खाना नहीं मिल सकता। तुम खुद सोचो, जब पेट्रोल का रेट 100 रुपीज हो गया तो कितना फर्क पड़ता है हमें। जब चावल का रेट हजारों में बिकेगा, ये तो उससे और इंपॉर्टेंट चीज है। बिना पेट्रोल के एक बंदा घर में रह के चल के जा सकता है या कम पेट्रोल यूज करेगा, पर बिना खाने के नहीं रह सकता। तो फार्मिंग उतना इंपॉर्टेंट है और उसमें बैक्टीरिया हमारा हेल्प कर रहा है। कैसे? मैन्योर प्रोड्यूस करके। और मैन्योर भी कैसा चीज है? कोई अच्छा चीज नहीं है। मैन्योर एक हार्मफुल थिंग है। मैन्योर नहीं, एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सब हार्मफुल होते हैं। मान लो कहीं पे डेड बॉडी, वो जो लोग दफना देते हैं, उसमें भी क्या होता है? बैक्टीरिया अपना एक्शन करके उनके बॉडी को मिट्टी में मिला देता है, वरना कितना वेस्ट और बढ़ता। सोच पा रहे हो? जब कवर में दफना देते हैं, उसमें कि कितना वेस्ट और बढ़ जाता है इस दुनिया में, वो भी बैक्टीरिया के वजह से कम हो रहा है। इन दिस वे बैक्टीरिया आर क्लीनिंग एनवायरमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट वी विल मूव टू सम अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ बैक्टीरिया। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो द टॉपिक इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इनके नुकसान पढ़ेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब तुम्हें लगेगा कितने खतरनाक होते हैं। हम इनको भला बोल रहे थे, हम इसको दोस्त बोल रहे थे, ये तो दुश्मन निकले, आप ऐसा बोलोगे। हार्मफुल माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही सिनोनिम है माइक्रोब्स, तुम बोल सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखने में अगर तुम्हें आलस आ रहा है तो माइक्रोब्स लिख सकते हो। क्लियर है? तो माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। वो क्या करते हैं? फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खाना खराब करते हैं, स्पॉइल फूड ऑल्सो एंड क्लॉथ ऑल्सो, कपड़े को भी खराब करते हैं। और कुछ माइक्रोब्स, जैसे मैंने अभी जिक्र कर रहा था बहुत से डिजीजेस के, तो ये डिजीज भी कॉज करती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? उनका एक स्पेसिफिक नाम है, माइक्रोब्स कॉजिंग। जो माइक्रोब्स क्या करते हैं? हमें बीमार करते हैं। कॉजिंग डिजीजेस आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। क्लियर है? पैथोजेंस। कोई अगर पूछे तो जो ऑर्गेनिज्म हमें बीमार करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलना पैथोजेंस बोलते हैं। तो अभी वही पढ़ेंगे कि डिजीज सिर्फ हम में नहीं होता, ह्यूमंस में होता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद एनिमल्स में, जो भेड़, बकरी, कुत्ता, शेर हो गया, उनको भी, हाँ उनको भी डिजीज होता है। शेर जंगल का राजा है तो उसको डिजीज नहीं होगा, तो उनको कैसे डिजीज होगा? प्लांट जो होते हैं उनको क्या क्या डिजीज होता है, किसके वजह से होता है, वो डिटेल में चर्चा करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट दिस 2 लाइन्स। नेक्स्ट देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन। डिजीज कॉजिंग इन ह्यूमन, डिजीज मतलब बीमार करने वाले, किनको? कॉज इन ह्यूमन, जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करेंगे। डिजीज कॉज्ड इन ह्यूमन। तो इसमें पहले देखो, ह्यूमन डिजीज का एक डेफिनेशन है। डिजीज, बीमारी, स्प्रेड बाय या फिर स्प्रेड थ्रो लिखना, स्प्रेड थ्रो एयर, हवा, पानी, वाटर, और क्या होगा? फिजिकल टच या फिर नॉर्मल टच लिख सकते हो, टच। और किससे हो सकता है? एयर हो गया, पानी हो गया, टच हो गया, और क्या हो सकता है यार जिससे कम्युनिकेट करेगा डिजीज? फूड हो गया। मान लो किसी का झूठा तुमने खा लिया तो उसको कुछ डिजीज था, वो तुम में आ गया। फूड आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, आर कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्लियर है?
कम्युनिकेबल डिजीजेस किसको कहते हैं? जो पानी, हवा और किसके थ्रू? खाने के थ्रू, छूने के थ्रू स्प्रेड होता है, उसको कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? कोल्ड, कॉफ, कोविड भी आ सकता है। ये नया है, बुक में नहीं है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि ये तुम्हें सबसे जल्दी याद रहने वाला है और ना ही उसमें मार्क कटने वाला है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए कम्युनिकेबल डिजीजेस। चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं। और क्या होता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। बहुत लोग कम्युनिकेबल नहीं है बोलते हैं, पर ये कम्युनिकेबल है, याद कर लो। कोई किसी के पास टीबी हो तो उसके पास ज्यादा जाना मत, वरना तुम्हें भी हो सकता है। हेल्प कर सकते हो दूर से, लेकिन कोविड हेल्प कर सकते हो दूर से करना, ज्यादा पास जाके उससे कम्युनिकेबल अगर तुम में आ गया तो तुम भी फंस सकते हो। और यहां पे और एक चीज है, इंसेक्ट, इंसेक्ट स्प्रेडिंग डिजीजेस। अब बहुत लोग पूछेंगे कि कोल्ड कैसे कम्युनिकेट होता है। मान लो किसी को कोल्ड है, उसने छींक दिया, छींक में से कुछ निकलता है जिसको तुम वह करोगे, उसका जो ड्रॉपलेट होगा, मान लो वो हवा के थ्रू या बहुत छोटा ड्रॉपलेट, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चले, वो जाके तुम्हारे मुंह, नाक, कान, सर, मुंह में छी, हाँ वो घुस ही जाता है, इसलिए तुम्हें कोल्ड होता है। यूं ही नहीं हो जाता, वो घुसता है इसलिए कोल्ड होता है, वह करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इंसेक्ट स्प्रेडिंग। और कुछ इंसेक्ट स्प्रेडिंग होता है, जैसे मान लो खाली किसी जगह खाना छोड़ा हुआ है, कोई अगर स्टूल करके आया टॉयलेट में, जो बाहर जाते हैं, इसलिए क्यों बाहर टॉयलेट जाना क्यों मना किया गवर्नमेंट ने? ये एक प्रॉब्लम था। वहां पे इंसेक्ट बैठेगा, वो जर्म्स लाएगा और तुम्हारे फूड में आके छोड़ देगा, इसलिए खुला खाना मत खाना, जहां पे ढका हुआ हो खाना वहीं का ही बस खाना हमें खाना चाहिए और गरम गरम खाना चाहिए। इंसेक्ट स्प्रेडिंग डिजीजेस, जो डिजीजेस इंसेक्ट वैसे डिजीज को स्प्रेड करते हैं, बीमारी को फैलाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स। और एक चीज लिख लो यहां पे, मैं ऊपर का ये हार्मफुल इफेक्ट्स मिटा के लिख देता हूं, कितना फिर तुम्हें पॉज करने के लिए बोलूंगा, थोड़ा सा ही मिटाऊंगा, एक जगह पे रह जाएगा। जो फीमेल एनोफिलिस होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है। फीमेल मतलब क्या? उसका जेंडर, फीमेल एनोफिलिस। अब बोलोगे सर सिर्फ फीमेल ही, मेल क्यों नहीं? तो मेल अच्छे होते हैं, वो भयंकर नहीं होते, ये फीमेल वाला डिजीज देता है। कौन सा? मलेरिया। मेल सच में अच्छे होते हैं, हाँ वो बेचारे वेजिटेरियन, ये नॉन वेजिटेरियन। हमारा खून जो चूसती है ये फीमेल वाले चूसते हैं। क्लियर है? और कौन है? फीमेल एडिस, ये भी फीमेल सर, ये लोग खून चूस रहे हैं, मस्कीटो भी फीमेल खून चूस रहे हैं। बी का क्या मतलब है? डेंगू क्या करता है? डेंगू जो बीमारी है वो फीमेल एडिस के काटने पर होती है, वरना नहीं होगी। मलेरिया में फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। जब मच्छर बोलते हैं ये फीमेल वाले मच्छर भयंकर होते हैं, मेल वाले नहीं होते हैं। कोई दिल पे मत लगा लेना, बस ये जान लो, ये फीमेल मेंशन करना जरूरी है। अगर तुम सिर्फ एनोफिलिस लिखोगे आंसर गलत हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट एक टेबल में ड्रॉ कर दूंगा, तुम्हारे आगे कितना मैं ड्रॉ करूं फिर टाइम जाएगा, तुम्हारा खोटी होगा, मेरा क्या, मुझे तो ड्रॉ वैसे भी करना है। इसको पहले याद कर लो यार, किससे क्या होता है। और ये डेफिनेशन डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर वाला टेबल कंप्लीट हो गया, मैं अभी तुम्हें समझा देता हूं। तो देखो पहला डिजीज क्या है? टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। मोड क्या होता है? हवा होता है। और इसका प्रिवेंशन क्या है? इससे हम बच कैसे सकते हैं? मोड मतलब किसके थ्रू होता है, माइक्रो मतलब कौन इन्वॉल्व होता है, कौन सा माइक्रो? बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, समझ गए? ये एक में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, मोड एयर होता है। और प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीनेशन। या तो पहले से वैक्सीन ले लेंगे सुइटेबल एज में, या फिर आइसोलेशन में रहेंगे। जब किसी को हो गया तो उसको बाकी लोगों से दूर एक कमरे में आइसोलेट करके रखेंगे। उसका झूठा खाना, उसका पानी अगर पिएंगे तो बाकी सब भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट मीजल्स। मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये किसके थ्रू होता है? वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। मोड इनका भी एयर होता है, पर पोलियो का मोड एयर के साथ साथ वाटर भी हो सकता है। मतलब किसी पोलियो पेशेंट का झूठा पानी कभी मत पीना, लाइव में मत पीना, महंगा पड़ जाएगा। पी लिया तो महंगा पड़ेगा यार। इसका भी
वैक्सीनेशन, जैसे हम पोलियो 2 बूंद जिंदगी की एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो उसका वैक्सीन है, और जिसको हो गया आइसोलेशन में रहना चाहिए। कोलेरा, कोलेरा और जो टाइफाइड है, हाँ पोलियो जो होता है जो उल्टा सीधा चलते हैं ना, उनको पोलियो होके खत्म हो चुका होता है, जो डैमेज उसने कर दिया ना वो कर दिया, वो लाइफ भर वो पोलियो पेशेंट नहीं है। कोलेरा टाइफाइड किसके थ्रू होगा? बैक्टीरिया। कोलेरा फूड के थ्रू भी होता है और ये दोनों वाटर के थ्रू तो होते ही हैं। जैसे मैंने बोला था, गंदा पानी पियोगे टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा है। ज्यादातर जहां पे बाढ़ ज्यादा आता है ना, वो लोग कहीं का भी पानी पी लेते हैं और उनको टाइफाइड ज्यादा होता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, प्योर वाटर पिएंगे, साफ पानी पिएंगे, उबला हुआ पानी पिएंगे, बॉइल्ड वाटर पिएंगे, प्योर वाटर पिएंगे, कुक्ड फूड खाएंगे, घर में पकाया हुआ खाना खाना चाहिए। किनको? टाइफाइड वाले को, क्योंकि बाहर के खाने का कोई गारंटी नहीं है, कभी किसी में मक्खी बैठ गया होगा तो उसमें फिर से डबल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आता है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है और इसका मोड क्या है? पानी, वाटर। तो पानी इसलिए ध्यान रखना चाहिए, चाहे कैसे भी तुम हो, साफ पानी पीना चाहिए, ताकि ये सब डिजीज ना पानी से बहुत सारे फैलता है। देखो ये पानी से है, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस सी। अगर वैक्सीन ले लिया तो पानी पीने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, जिसने वैक्सीन लिया है। तो देखो हेपेटाइटिस ए में हम थे वायरस, वाटर। वायरस के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, वायरस के वजह से होता है, वाटर के थ्रू होता है, और इसका भी इलाज क्या है? वैक्सीनेशन, और साफ पानी हमें पीना चाहिए अगर हुआ तो। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ के थ्रू। बहुत लोग बोलेंगे प्रोटोजोआ, मैं बता देता हूं, प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, इसलिए पीएफआर पीबीटी होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये सब बहुत से होते हैं। हायर क्लास में जो जाएंगे वो पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा था तो मैंने तुम्हें बता दिया, शायद तुम्हारा टीचर ना भी बताए, बुक में नहीं है, तुम्हारे ज्ञान के लिए मैंने बता दिया, मुझे पता था मैंने बता दिया। नेट कंट्रोल मस्किटो, मतलब तुम मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए अगर बाहर सो रहे हो, या फिर जो मस्कीटो किलर होता है वो यूज करो। मच्छर मारना कोई पाप नहीं है, अगर नहीं मारे और मच्छर वाले इलाके में सो लिए ना तो ये मलेरिया हो सकता है या डेंगू भी होता है मच्छर की वजह से। डेंगू तुम्हारे टेबल में नहीं था तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि इसके पहले मैंने बता दिया था ना, फीमेल लेडीज से डेंगू होता है। तो ये टेबल नोट कर लो और याद करो, उतना कुछ मुश्किल नहीं है, कितना आसान है यार। 2-3 टेबल में देखो 3 का सेम है, ऐसे लिख देना, 2-2 का। बहुत से आंसर सेम आ रहे हैं, जो सेम है वो जरूर याद करना, अगर कोई कंट्राडिक्टरी है वो भी याद करना। कुछ नहीं, एक बार जो मैंने समझा दिया उसको और 2-3 बार सुन लो, याद हो जाएगा, या फिर बुक से रट्टा लगा लो। क्लियर है? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिजीज कॉज्ड इन एनिमल। एनिमल में कौन कौन से डिजीज होते हैं? डिजीज कॉज्ड इन एनिमल। तो एनिमल में कौन कौन से डिजीज हो रहे हैं? पहला तो सुनो, एंथ्रैक्स। कौन सा है? एक ही है और पहला भी है और आखिरी भी। क्या नाम है उसका? ANTHRAX, एंथ्रैक्स। ये कौन कौन से जगह को अफेक्ट करेगा? माउथ एंड फुट। लिख लो, माउथ एंड फुट, पैर और मुंह को, मुंह और पैर को। क्लियर? किसके थ्रू होता है एंथ्रैक्स डिजीज? वायरस के थ्रू। किसके थ्रू? वायरस के थ्रू। इसी के साथ ये टॉपिक होता है समाप्त। क्लियर? क्लियर है पूरा? एंथ्रैक्स कैसे होता है? नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिजीज इन प्लांट। डिजीज इन प्लांट, ये बहुत आसान टॉपिक है, ये भी मैं अभी खत्म कर दूंगा। बस एक टेबल है, लिख दो, उतना बड़ा नहीं है, 3 लोगों का टेबल है, अभी ड्रॉ हो जाएगा। जो डिजीज होता है, रिड्यूस यील्ड, रिड्यूस यील्ड ऑफ क्रॉप। जब किसी पेड़ में कोई बीमारी हो जाती है तो वो हमें जितना ग्रेन्स देता है वो देना बंद कर देता है। तो हम जो खेती करेंगे वो यील्ड जो होगा, मतलब जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जो हमें प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें हम पीछे रह जाएंगे, उतना प्रॉफिट हमारा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड 2-3 डिजीज करेंगे। कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय केमिकल स्प्रे। कंट्रोल बाय केमिकल स्प्रे। तो दवाई छिड़कते हैं, केमिकल स्प्रे करते हैं, क्यों? डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला डिजीज कौन सा है? साइट्रस कैंकर
क्या है? साइट्रस कैंकर। किसके द्वारा होता है? किस माइक्रोब के वजह से? बैक्टीरिया। मीडियम कौन सा होता है? एयर। इसका प्रिवेंशन कुछ नहीं है, जब होगा तो दवाई छिड़कना। किसमें? साइट्रस कैंकर के डिजीज में। रस्ट ऑफ व्हीट, अब क्या है? व्हीट रस्ट हो जाना। सर आयरन का रस्ट, ये गेहूं भी रस्ट होने लगा, ये डिजीज का नाम है, थोड़े ना इसमें ये लगेगा कलंक। कलंक थोड़े ना लगेगा व्हीट में, व्हीट के नाम पे कलंक है तो नहीं, वैसा कुछ नहीं है। रस्ट ऑफ व्हीट ये डिजीज का नाम है। किसके थ्रू होता है? वही सेम फंगाई, वही सेम क्या है? एयर। ये किसके थ्रू होगा? तो फंगाई के थ्रू होगा, पर जो मीडियम होगा वो एयर होगा, पर उसके साथ साथ सीड भी होता है। कभी कभी अगर सीड सिलेक्शन मैंने पढ़ाया था, क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर जाके सर्च करो, देखो क्या सर्च करना है? क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बाय जकास, या फिर जकास चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाना, क्लास 8 साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करना, सब मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ। और एक डिजीज बचा, क्या नाम है उसका? यहीं पे लिख दूं, येलो वेन ऑफ मोसैक। येलो वेन ऑफ मोसैक, चलो यहां पे लिख देता हूं इसको मिटा के। ये लिख लिया होगा तुमने, या फिर लिख लेना थोड़ा बैक करके। येलो वेन ऑफ मोसैक, येलो वेन। ये वेन तो इंसानों के अंदर होता है, इनके पास कैसे गया सर? येलो वेन ऑफ मोसैक वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है येलो वेन ऑफ मोसैक? वायरस के द्वारा। किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू। क्लियर? क्लियर है? इसको पहले छापो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। छाप लिया? चलो छापो जल्दी, क्विक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फूड प्रिजर्वेशन। क्या है? फूड प्रिजर्वेशन। इसके दो मेथड होते हैं, एक केमिकल, दूसरा फिजिकल। फिजिकल पहले चलो बता देता हूं, लिखेंगे क्या यार उसमें? क्या है? किसी भी चीज को अच्छे जगह पे रखना, प्रिजर्व करने के लिए। खाने को जैसे हम क्या करते हैं, दूध को अगर फ्रिज के अंदर कुछ समय रख देंगे अच्छे जगह जहां पे वो खराब ना हो, पर ये कुछ ज्यादा लास्टिंग नहीं करता है, 1-2 घंटा ज्यादा अच्छे से रहेगा। मान लो दूध बाहर पड़ा है तो बिल्ली पीने के चांसेस है, कहीं अंदर थोड़ा रख देंगे तो बिल्ली नहीं पिएगी। ये फिजिकल मेथड है। मेजरली जो यूज होता है वो केमिकल मेथड है, और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। कौन सा? केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में कौन सा आएगा? पहले एक एक्टिविटी दिया था यार कि कैसे ब्रेड स्पॉइल्ड, सड़ गया, जो मैंगो था वो भी खराब हो गए। मैंगो ज्यादा दिन रख देने से खराब हो जाते हैं, उससे बू आती है और वो खराब हो गए। यही एक्टिविटी था। तो इसको हम, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन क्या है? केमिकल सब्सटेंस यूज करके, उसमें छिड़क के या फिर उसमें डाल के, डुबो के, कुछ भी करके जो यूज करते हैं। तो एक डेफिनेशन आपको पहले लिखना पड़ेगा। केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस यूज्ड, जो केमिकल सब्सटेंस क्या होता है? यूज होता है टू प्रिजर्व फूड। जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज होगा उसको क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स, क्लियर है? प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं? उस केमिकल सब्सटेंस को जिसको हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। और इसके एग्जांपल क्या है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड, मेटाडाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट, फॉर्मूला लिखूंगा तुम कंफ्यूज हो सकते हो, चलो नाम ही लिख देता हूं, सोडियम बेंजोएट। और क्या है? सोडियम मेटाडाइसल्फाइड, सोडियम मेटाडाइसल्फाइड। क्लियर? तो अब हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट, नमक एक प्रिजर्वेटिव है, कैसा? केमिकल वाला। और क्या है? विनेगर है, ऑयल है, बहुत सारे जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको क्लास करके हम पढ़ेंगे। उसका कोई डिवीजन नहीं है, एक एक करके सबको एक नाम लिए, जैसे सॉल्ट उसका 2 पॉइंट, फिर विनेगर ऑयल उसका 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, ऐसे करके पढ़ेंगे। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
पहला प्रिजर्वेटिव जिसका यूज हम देखने वाले हैं क्या है, वो कॉमन सॉल्ट। तो चलो देखते हैं कॉमन सॉल्ट के यूज। तो कॉमन सॉल्ट कैसे यूज होगा, प्रिजर्व, ये किस किस को प्रिजर्व करेगा देखते हैं। प्रिजर्व मीट, मीट मतलब मांस, फिश एटसेट्रा, जो कोस्टल एरिया में होते हैं, नमकीन पानी में ये जो मछली होती है उसको सुखा दिया जाता है नमक के साथ मिला के, ताकि वो ज्यादा दिन तक रह सके। आपने खाया भी होगा पाम्फ्रेट, जो सूखा हुआ पाम्फ्रेट होता है, सूखी मछली। और क्या है, कोस्टल एरिया के लोग सारे खाए होंगे। अगर आपका स्टेट का भी कोस्टल एरिया है तो वहां से इंपोर्ट होके जो आएगा, एक्सपोर्ट होके यहाँ पे इंपोर्ट होगा, वो सब चीज भी आप खाए होंगे। खाए होंगे, नहीं खाए तो खा लेना कभी कोस्टल एरिया में जाके, जो ड्राइड थिंग होते हैं। और क्या प्रिजर्व करता है सर, अलग अलग क्यों, वहां पे क्यों नहीं, वो एक तरह से प्रिजर्वेशन होता था। यहां पे आंवला, आंवला को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कॉमन सॉल्ट के हेल्प से। पाचक आंवला जो बनाते हैं, जो सुखा दिया, नमक के साथ मिला के आंवले को धूप में सुखा देते हैं बहुत दिनों के लिए, तो वो पूरा सूख के नमकीन बन जाता है, जिसको हम पाचक आंवला बोल के खाते हैं। और क्या, मैंगो एटसेट्रा। तो ये प्रिजर्व क्यों कैसे करता है, बाय चेकिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो जाए फूड में, ये वो एंश्योर करता है नमक, जिससे हमारा फूड ज्यादा दिन के लिए रहे, बाय चेकिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। इसको नोट करो। तो जो नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव क्या है, इसको नोट करो। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव है सुगर। सुगर कैसे यूज होगा, सुगर किसको पहले प्रिजर्व करता है, देखो सुगर प्रिजर्व करता है जाम्स मतलब जामुन वाला जाम नहीं, ये बात है जाम्स, जो फ्रूट जाम होता है, जो डब्बे में मिलता है, रोटी के साथ हम खाते हैं, ब्रेड के साथ खाते हैं। सर रोटी के साथ खाते हैं, किसी के साथ भी तुम खा सकते हो। जाम्स होता है, जेलीस होता है, जेलीस एटसेट्रा, ये सारी चीजें। ये कैसे प्रिजर्व करता है, वही सेम, चेक स्पॉइलिंग एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। ये स्पॉइलिंग और बैक्टीरियल ग्रोथ दोनों को चेक करके फूड को प्रिजर्व करता है। कौन, सुगर। नेक्स्ट वी विल मूव टू ऑयल एंड विनेगर। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट दिस पॉइंट्स डाउन। नेक्स्ट क्या है, ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, तो इसमें क्या होगा, ऑयल एंड विनेगर में यहां पे स्पॉइलेज को ये प्रिवेंट करेगा, मतलब सड़ना, प्रिवेंट स्पॉइलेज। तो इसमें क्या क्या करते हैं, ऑयल और विनेगर कहां कहां पे मिलाते हैं, मेजरली पिकल्स, प्रिपेयर पिकल्स। किसका पिकल्स बनाएंगे, तो ये प्रिजर्व किसको करेगा, जिसका पिकल बन पाएगा। आएंगे वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स के भी पिकल्स बनते हैं। फ्रूट्स, फिश का पिकल्स नहीं बनता है, बट ऑयल विनेगर देके उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। इनका पिकल्स बनता है, फ्रूट्स का, कुछ वेजिटेबल्स का भी पिकल्स बनाया जाता है। क्लियर है। मिर्ची वेजिटेबल्स है, उसका पिकल, मिर्ची का अचार, इससे रोटी खाते हैं कुछ लोग, बट बहुत मुंह जल जाता है, बता रहा हूं, मत ट्राई करना। अगर आप नहीं खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसका बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट क्या है, हॉट एंड कोल्ड। सर ये किस तरह का चीज है, पहले उसको गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे, इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको, समझ रहे हो। इसमें क्या होता है, मान लो हम थोड़ा दूध ली, दूध को हम उबाल देंगे बहुत जोर से, डब 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 डब, जब पूरा दूध ऊपर आने लगता है ना, उबलने लगता है, पूरा 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको उबाल देंगे। और जब 70 डिग्री में पहुंच जाए तो उसके बाद 2-3 मिनट उबालेंगे, फिर उसको लेके क्या करेंगे, उसी गर्म दूध को लेके फ्रिज में रख देंगे। कहां पे रख देंगे, फ्रिज में, लो टेम्परेचर में। पहले क्या, हाई टेम्परेचर, देन
लो टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा, ये जो प्रोसेस हुआ क्या, दूध को हमने गर्म किया, फिर इसको ठंडा किया, फर्स्ट हीट देन चिल, फर्स्ट हीट देन चिल, ये वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं पेस्चराइजेशन। और ये पेस्चराइजेशन में यहां पे हमने क्या लिया, मिल्क लिया। तो जो मिल्क निकलेगा उसको ठंडा करने के बाद फ्रिज में, डायरेक्ट फ्रिज में रख देना स्टोर करके, तो वो मिल्क को हम बोलते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क। क्या बोलते हैं, पेस्चराइज्ड मिल्क। सर ये पेस्चराइज कुछ अजब सा नाम नहीं है, ये कैसे आया मैं बताता हूं। पेस्चराइज्ड मिल्क ये नाम आया लुईस पेस्चर से, जिन्होंने ये प्रिवेंशन का तरीका ढूंढा था, पेस्चराइजेशन। लुईस पेस्चर, उनके टाइटल को ही उन्होंने इस प्रोसेस का नाम दे दिया, क्या, पेस्चराइजेशन। और जो मिल्क निकला उसको पेस्चराइज्ड बोलते हैं, जो हेल्दी होता है, खराब नहीं होता है। ऐसे मिल्क को हम बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे तुम जो ब्रांड का दूध पीते हो वो तुम्हारे घर के पास तो नहीं बनता होगा, हाँ बनता है तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत से शहरों में क्या होता है, वो तवेले वाले दूध नहीं खरीदकर जो पैकेट दूध खरीदते हैं, वो लोकेशन बहुत दूर होता है, कभी कभी कहां पे जाम भी हो जाता है दूध, तो उसको पेस्चराइजेशन के प्रोसेस को फॉलो कर देते हैं, जो ज्यादा लंबा दूध को ट्रेवल करते हैं। जैसे तुम पीते हो ड्रिंक्स में जो 10 रुपए 20 रुपए के छोटे पैकेट में पीते हो, वो सारे दूध पेस्चराइज्ड मिल्क होते हैं, जिसमें चीनी घोल के ये सब प्रोसेस करके, ताकि वो ज्यादा दिन तक टिके, उसको फ्रिज में रखते हैं ड्रिंक्स को, मिल्क ड्रिंक्स को। क्लियर है? तो पेस्चराइज मिल्क समझ में आ गया, पहले इसको नोट करो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक यू विल स्टडी पिकिंग एंड स्टोरेज। ये लास्ट पॉइंट है किसका, प्रिजर्वेशन का, पिकिंग एंड स्टोरेज। तो इसमें क्या करते हैं, एयर टाइट पैक कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, और उसको हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इसको तुम जो खाते हो, लेस, कुरकुरे, ये सब जो भी स्नैक्स खाते हो, पैक्ड स्नैक होता है, वो सब क्या है, प्रिजर्व किया गया है। कैसे, पैकिंग और स्टोरेज करके। और क्या, फ्रूट जो लंबा लंबा, चेरी बहुत बार बहुत सी जगह पे पैक होके जाता है, फ्रूट्स। और क्या, मशरूम पैक होता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, एयर टाइट सील पैकिंग होता है, ये सब। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम। कौन सा, राइजोबियम। और तुम्हें क्या पता है कि राइजोबियम नाइट्रोजन को कहां पे फिक्स करता है, सॉइल पे। फिर भी तुम्हें एक बात पता है, वो सॉइल में सारे नाइट्रोजन को फिक्स करता चला जाएगा। तो सारे नाइट्रोजन, सुनो, ये धरती को कितने साल हो गए, प्लांट्स और धरती को हजार साल पहले से ये दोनों प्रेजेंट है, लाखों साल पहले से। तो तब से राइजोबियम फिक्स कर रहा है, हाँ राइजोबियम फिक्स कर रहा है तब से, किसको, नाइट्रोजन को सॉइल में। तो ये नाइट्रोजन ऊपर कैसे जा रहा है भाई, फिर से एनवायरमेंट में ये 78%। तो पहले क्या ये 100% होता था, नहीं, वो पहले भी 78% था, आज भी 78% है। ये मिट्टी में जा रहा है, फिर वापस लौट के कैसे आ रहा है, तो वो समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, नाइट्रोजन साइकिल। वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन मिट्टी में जा रहा है, फिर एटमॉस्फेयर में वापस कैसे आ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के कंटेंट कुछ कम नहीं हो रहे हैं, जितने हैं उतने ही हैं, बस वो एक रोटेशन कर रहा है। जैसे वाटर साइकिल था, वाटर समंदर में कम हो रहा है, नहीं, वो साइकिल में रोटेट हो रहा है। तो वही है, कुछ है नाइट्रोजन साइकिल। सो बिफोर आई मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। The last topic of your chapter number 2, नाइट्रोजन साइकिल। ये यूनिट का नाम है, ये टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन। पहले नाइट्रोजन कहां पे होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। जब ये एटमॉस्फेयर में होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तब क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिनके नाम में एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। पहले तो नाइट्रोजन कितने परसेंट होते हैं, 78% होते हैं। कहां पे, एनवायरमेंट में। क्लियर है, ये पूछा जा सकता है तो मैंने लिख लिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को क्या बना देते हैं,
नाइट्रोजन कंपाउंड बना के, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजनस कंपाउंड बना के सॉइल पे फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड इन सॉइल, सॉइल में आ गया। उसके बाद जो प्लांट होते हैं उस नाइट्रोजनस कंपाउंड का यूज करते हैं, अपटेक बाय प्लांट्स। तब वो नाइट्रोजन अभी कहां पे है, नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट के बॉडी में है, क्योंकि उसने लिया है, वो उसको छोड़ता भी नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं पता तो बता दे रहा हूं, नहीं छोड़ता है, अपने अंदर रखता है। और तुम्हें पता है कि जो प्लांट होगा उसको कौन खाता है, एनिमल, हिरन खाता है, बकरी खाता है, हाथी खाता है, जितने भी घास खाने वाले, डाल पत्ता खाने वाले, या फिर हम हैं जो चावल को काट देते हैं और खा जाते हैं, डाल का पेड़ से डाल के फ्रूट को खाते हैं और उस पेड़ को मार देते हैं। या तो उसको एनिमल खा जाते हैं या फिर तो वो अपने आप ही बड़ा होकर मर जाता है, या फिर हम ही मार देते हैं। मान लो एनिमल खा गए तो एनिमल भी एक दिन मरेगा, उसके अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो मर गया, तो उसका नाइट्रोजन अब क्या होगा, यहां पे आ गया मान लो। और ये प्लांट भी जब मरेगा तो उसका नाइट्रोजन भी रिलीज हो जाएगा। और तुम्हें पता है जब कोई भी जीव मरता है, मान लो पेड़ मर गया, कहां पे वो डिकम्पोज होगा, सॉइल में, तो नाइट्रोजन कहां पे जाएगा, फिर से सॉइल में। किस वे में, कंपाउंड के फॉर्म में। प्लांट मरा तो भी जमीन पे डिकम्पोज होगा। तुम्हें कभी देखा है हवा में किसी को सड़ते हुए, हवा में नहीं सड़ता, कोई अगर मर गया तो लाश भी अंदर दफनाते हैं या फिर जला देते हैं। तो मिट्टी पे ही ये काम किया जाता है, हेलीकॉप्टर में लेके ऊपर नहीं जलाते या दफनाते। तो नाइट्रोजन जो उनके अंदर होगा, एनिमल हो प्लांट हो, वो आ गया फिर से सॉइल में, गया सॉइल से था, आया फिर सॉइल में। अब ये किस फॉर्म में है, कंपाउंड के फॉर्म में, क्योंकि ये बैक्टीरिया ने इसको कंपाउंड बना दिया है। फिर ये जो सॉइल में होगा ना, इसी को फिर बैक्टीरिया ही खुद, जिसने नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया था, वही बैक्टीरिया फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस बना देगा और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, कैसे, जैसा वो था। ऐसे एक साइकिल कंप्लीट करता है नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से शुरू होता है प्रोसेस में और फिर एंड प्रोडक्ट भी वही होता है, इसलिए इसको एक साइकिल बोलते हैं। एक साइकिल में काम हो रहा है ना। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 होता है फिनिश। जाते जाते फिर से बताऊंगा, जकास जो हम तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तुम्हारा है, मेरा नहीं, तुम पढ़ोगे, तुम्हारे लिए है, वहां पे जाओ, वहां पे साइंस की 6 to 10th, मैथ्स के, इंग्लिश की, तुम्हारे इस ईयर के एनुअल एग्जाम से पहले सारे वीडियोस, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चैप्टर लेक्चर्स प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, सारे वीडियोस में अपलोड खुद करूंगा। डिटेल वीडियो होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इतना अच्छे से मैं तुम्हें क्लियर कराऊंगा, जैसे ये किया, कंसेप्ट समझाऊंगा कि तुम इसमें मास्टर बन जाओगे और तुम्हें एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। पहले आते थे तो अब और अच्छे आएंगे, पहले नहीं आते थे तो अब आएंगे। इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।